हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। स्टडी विद एनके सिंह यूट्यूब चैनल पर एक बार पुनः मैं आप सभी लोगों को स्वागत अभिनंदन करता हूं। इंडियन जियोग्राफी के अंतर्गत हम भारत के भौगोलिक परिचय पर चर्चा कर रहे हैं। इसके पूर्व के लेक्चर में हमने भारत के विभिन्न नामों की विस्तृत व्याख्या की थी। आज हम इसी श्रृंखला को आगे बढ़ा रहे हैं, तो चलिए शुरू करते हैं। भारत का भौगोलिक परिचय। भारत का भौगोलिक परिचय। भौगोलिक परिचय। जियोग्राफिकल इंट्रोडक्शन ऑफ इंडिया। तो फ्रेंड्स, जैसा कि हम जानते हैं कि ये हमारे सामने हमने भारत के मैप को बना करके रखा है। ये कच्छ की खाड़ी है। ये कच्छ की खाड़ी है, गल्फ ऑफ कच्छ। ये खंभात की खाड़ी है। ये इधर अरब सागर है, अरेबियन सी। ये यहाँ पर केप कमोरिन है, कन्याकुमारी। कन्याकुमारी इसे अन्य नामों से भी जाना जाता है, या इसे हम कह सकते हैं, या इसको केप कमोरिन या कुमारी अंतरीप, कुमारी अंतरीप भी कहा जाता है। इस कन्याकुमारी के ये मुख्य भूमिका सबसे दक्षिणी बिंदु है, जबकि आप जानते हैं कि यहां से जो ये कुछ कोको द्वीप हैं, ये क्या है, कोको द्वीप हैं, कोको द्वीप। इसके बाद में ये हमारा उत्तरी अंडमान है, ये मध्य अंडमान, ये दक्षिणी अंडमान, ये लिटिल अंडमान। इसके बाद में फिर ये कार निकोबार, लिटिल निकोबार, फिर इसके बाद में ये ग्रेट निकोबार, और इसके बाद में फिर ये इंडोनेशिया के द्वीप समूह। आप जानते हैं ये उत्तरी अंडमान है, उत्तरी अंडमान। ये वाला मध्य अंडमान है, मध्य अंडमान है, अंडमान। ये दक्षिणी अंडमान है। ये लिटिल अंडमान है। ये आपका कार निकोबार है, कार निकोबार। ये आपका लिटिल निकोबार है। और ये आपका ग्रेट निकोबार। फ्रेंड्स, यहां पर जो सबसे दक्षिणी बिंदु है, ये है इंदिरा पॉइंट। इंदिरा पॉइंट। देखिए, ये जो इंदिरा पॉइंट है, इसके कुछ अन्य नाम भी हैं। इसे पहले इसके कुछ अन्य नाम मैं यहाँ पे लिख रहा हूं। इसे पिगमेलियन पॉइंट भी कहा जाता है, पिगमेलियन, पिगमेलियन पॉइंट। इसे पार्सन पॉइंट भी कहा जाता है। एंड इसका एक अल्टरनेट नेम है लाही चिंग। इसे इसे लाही चिंग भी कहा जाता है। लाही चिंग। तो इसे लाही चिंग के नाम से भी जाना जाता है। ये थोड़ी सी एक एडिशनल इंफॉर्मेशन है।
आप जानते हैं कि ये भारत का सबसे उत्तरी बिंदु है। यहां पर जो ये इंदिरा काल है, ये क्या है? इंदिरा काल। यहां से जो अक्षांश रेखा गुजरी है, ये हमारा 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी है। और यहां से जो एक अक्षांश रेखा गुजरी है वो है 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी। और जो यहां से इंदिरा पॉइंट से एक रेखा गुजरी है, ये है 6 डिग्री 45 मिनट 45 मिनट उत्तरी। ठीक है। इसके अलावा हम अभी भारत का विस्तार देख रहे हैं, अक्षांशीय और देशांतरी विस्तार कितना है, इसको मैप के जरिए हम देखने का प्रयास कर रहे हैं। यहां से जो गुजरात को टच करते हुए ये जो देशांतर गुजरा है, इसकी माप है 68 डिग्री 7 मिनट ईस्ट, मतलब पूर्वी। 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर है ये। और ये जो यहां से गुजरा है इसे बोलते हैं 97 डिग्री 25 मिनट ईस्ट, यानी 97 डिग्री 25 मिनट ईस्ट। तो देखिए, भारत का जो अक्षांशीय विस्तार है, भारत का अक्षांशीय विस्तार वो क्या है? तो वो है 8 डिग्री 4 मिनट एन से 37 डिग्री 6 मिनट एन तक, अर्थात 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी से लेकर के 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी तक। फ्रेंड्स, आपको यहाँ पर ध्यान रखना पड़ेगा कि भारत के दक्षिणतम बिंदु दो हैं। अगर आप मुख्य भूमि से लेंगे तो मुख्य भूमि पे ये केप कमोदिन है, ये ठीक है। और अगर आप ये इंदिरा पॉइंट से लेंगे तो ये वाला दक्षिणतम बिंदु माना जाएगा। तो या फिर आप इसको ऐसे कह सकते हो, या 6 डिग्री 45 मिनट एन से 37 डिग्री 6 मिनट एन तक, ये वाला है द्वीपों समेत, यानी इंदिरा पॉइंट इसमें शामिल कर लिया गया। इसके बाद में देशांतरी विस्तार देखेंगे। तो अगर हम इन दोनों यहां से यहां के बीच में देखेंगे तो कितना गैप आता है, तो अंतर कितना है, अच्छा मतलब ये अंतर कितना है, तो अंतर देखिए, हम देखेंगे तो हम देखेंगे 97 डिग्री 25 मिनट ईस्ट में हम ये 37 डिग्री 6 मिनट एन से हम 8 डिग्री 4 मिनट एन अगर माइनस करेंगे तो हमारे पास कितना आएगा? तो ये आता है 29 डिग्री 2 मिनट, यानी ये हमारे पास एक गैप आएगा। और देशांतरी विस्तार, या इसको आप लगभग आप यहां पर फिलहाल उत्तरी शब्द हटा दीजिए, लगभग 30 अक्षांश, लगभग 30 अक्षांश का गैप आता है। अब देशांतरी विस्तार देख लीजिए जरा, देशांतरी विस्तार देखिए, ये देशांतरी विस्तार जो है वो है 68 डिग्री 7 मिनट ईस्ट, मतलब पूर्वी से 97 डिग्री 25 मिनट ईस्ट तक। अर्थात अगर हम इसके बीच का अंतर देखें तो अंतर क्या होगा? 97 डिग्री 25 मिनट 68 डिग्री 07 मिनट, 18 मिनट ये आ गए और 29 डिग्री ये आ गए। तो कुल मिलाकर के 29 डिग्री 18 मिनट, या इसको भी आप लगभग आप क्या कह सकते हो? तो लगभग 30 देशांतर, यानी इनके बीच का जो गैप है, देखिए यहां पर भी आप मार्क माई पॉइंट, ये 30 और ये 30,
आप जानते हो कि किन्हीं भी दो अक्षांश रेखाओं के बीच का जो गैप है वो 111 किलोमीटर है, और किन्हीं भी दो देशांतरों के बीच का गैप है वो भी 111.32 किलोमीटर है, लेकिन अप्रॉक्स आप 111 ही कह सकते हो। तो इस आधार पे ये सिद्ध होता है कि भारत की जो आकृति है वो चतुष्कोणीय है। कैसी है? तो यहां से एक बात पता चली कि भारत की आकृति कैसी है। भारत की आकृति वो चतुष्कोणीय है। कैसी है? चतुष्कोणीय है। ठीक है, चतुष्कोणीय है। ये कैसे सिद्ध हो रहा? क्योंकि आप ऐसे सोचिए कि 30 अक्षांश ऐसे हैं और 30 देशांतर ऐसे हैं, तो कैसी आकृति बन रही? ये बन रही चतुष्कोणीय। चतुष्कोणीय। आप कुल मिलाकर ऐसे कह सकते हो समचतुष्कोणीय टाइप की एक आकृति बनती है। अब मुद्दा ये है कि आप जानते हैं कि इस इंदिरा काल से, ये जो बिंदु है उत्तरतम बिंदु है, नदर्न मोस्ट पॉइंट है, ये है इंदिरा काल। क्या है? इंदिरा काल। ठीक है, इंदिरा काल से लेकर के ये केप कमोरिन तक ये जो डिस्टेंस है, ये है वास्तव में ये 3065 है, 3065 किलोमीटर। और ये आपका क्या है? केप कमोरिन है, ये इंदिरा पॉइंट है, ये दक्षिणतम बिंदु बोला जाता है। ये आपका सबसे पश्चिमी बिंदु है, जिसको बोलते हैं गुहार मोती। ये क्या है? इसका नाम है गुहार मोती। कई किताबों में आपको गौर मोता भी लिखा मिलेगा, कोई इश्यू नहीं है ज्यादा उच्चारण को लेकर। गुहार इंग्लिश वर्जन में जब आप देखेंगे तो गुहार मोती लिखा मिलेगा आपको, और वैसे गौर मोता इसको। और ये सबसे पूर्वी बिंदु है, इसका नाम है किबीथू। किबीथू, किबीथू, ये अरुणाचल प्रदेश का स्थान है। तो अगर हम यहां से यहां तक किबीथू तक का देखें तो ये है 2933 किलोमीटर, जबकि हम पढ़ते ये है कि इसका उत्तर से दक्षिण जो विस्तार है वो 3214 किलोमीटर है। तो 3214 किलोमीटर है, तो यहां पर तो ये मेन लैंड तक तो केवल आपका मेन लैंड तक कितना है? तो मेन लैंड तक केवल 3065 है। तो अगर आपको 3214 देखना है तो आपको इंदिरा पॉइंट से, इंदिरा काल से इंदिरा पॉइंट, इंदिरा काल से इंदिरा पॉइंट, ये है 3214। ये 3214 किलोमीटर है। इंदिरा कॉल से इंदिरा पॉइंट तक 3214 किलोमीटर है। ठीक है, जबकि इंदिरा कॉल से लेकर के कन्याकुमारी तक केवल 3065 किलोमीटर है मेनलैंड पर। ये एक बात फ्रेंड्स, यहां पर मैं आपको एक बात और क्लियर कर देना चाहता हूं कि ये जो इंदिरा कॉल नाम है, हमारा जो सबसे उत्तरी बिंदु है, द नदर्न मोस्ट पॉइंट ऑफ इंडिया जो है इंदिरा कॉल, इसका नाम हमारी पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के नाम से नहीं पड़ा है। आप जानते हैं कि इंदिरा गांधी का जन्म, पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी का जन्म 1917 में हुआ था, जबकि इस इंदिरा काल का नामकरण 1912 में हो गया था। और इस इंदिरा काल का जो नामकरण किया था एक जर्मन है, उनका नाम है बल्क वर्कमैन। बल्क वर्कमैन, या कहीं कहीं आपको किताबों में बुलाक वर्कमैन भी लिखा मिलेगा। तो बल्क वर्कमैन ने 1912 में इस इंदिरा काल का नाम देवी लक्ष्मी के नाम पर रखा था। इस बात को भी आपको ध्यान रखना पड़ेगा। इंदिरा काल बिंदु का नाम इंदिरा काल बल्क वर्कमैन ने देवी लक्ष्मी के, गॉडेस लक्ष्मी के नाम पर रखा था। इस नाम का पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी से कोई लेना देना नहीं है। हाँ, ये जरूर है, इस इंदिरा पॉइंट, ये पहले पिग्मेलियन पॉइंट या इसे पार्सन पॉइंट या इसे लाही चिंग के नाम से जानते थे। और जब पहली बार भारत की प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने यहां विजिट किया तो उसके बाद में 1985 में राजीव गांधी के द्वारा इस बिंदु का नाम बदल के इंदिरा पॉइंट कर दिया गया था। तो इंदिरा पॉइंट जरूर है, ऐसा बिंदु है जिसका नाम इंदिरा गांधी के नाम पर रखा गया। लेकिन इंदिरा काल का, मैं
फिर दोहरा रहा हूं, आपको ध्यान रखना है ये कि इंदिरा काल जो नाम है वो पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के नाम पर नहीं है। ये नाम बल्क वर्कमैन ने किया था और 1912 में किया था, जबकि इंदिरा गांधी का जन्म तो 1917 में हुआ है। इस बात को आपको ध्यान रखना पड़ेगा, ठीक है। तो यहां से ये विस्तार से हमको एक बात पता चल गई कि भारत की आकृति कैसी है, तो चतुष्कोणीय है, ठीक है। और इंदिरा काल से कन्याकुमारी तक केवल 3065 किलोमीटर है, जबकि गुजरात के ग्वारमोती या गौरमोता से लेकर के अरुणाचल के किबीउथू तक ये 2933 किलोमीटर है, ठीक है। ये याद रखिएगा, ये ग्वारमोती है ये नारायण सरोवर के पास पड़ता है। ये कहां पड़ता है, मैं यहां पर लिखे दे रहा हूं ब्रैकेट में, नारायण सरोवर, नारायण सरोवर के पास पड़ता है, नारायण सरोवर के पास पड़ता है। अच्छा, एक बात आप ध्यान दीजिए कि यहां पर अभी मैं सरोवर पर बात करूंगा, थोड़ा सा आप फिगर के माध्यम से समझने का प्रयास करिए कि जब हमारा अक्षांशीय विस्तार भी 30 डिग्री का है, 30 अक्षांश का है, और देशांतरी विस्तार भी 30 देशांतर का है, और आप जानते हैं दो अक्षांशों के बीच की दूरी 111 किलोमीटर है, दो देशांतरों के बीच की भी दूरी 111.32 किलोमीटर है। तो अप्रॉक्स हम ये कह सकते हैं दोनों 111 किलोमीटर के हैं, ठीक है। तो जब अगर ये दोनों मान बराबर आ रहे हैं तो भारत की लंबाई और चौड़ाई तो बराबर होनी चाहिए। फिर लंबाई निकलती है 3214 किलोमीटर और चौड़ाई निकलती है 2933 किलोमीटर। ऐसा क्यों है, तो देखिए ऐसा इसलिए है, आप ध्यान दीजिएगा जरा, इस फिगर के माध्यम से समझने का प्रयास करिएगा। ये आपकी विषुवत रेखा है, विषुवत रेखा है। ये आपका अगर नॉर्थ पोल है और ये आपका साउथ पोल है, यानी उत्तरी ध्रुव दक्षिणी ध्रुव। आप जानते हैं कि ये 0 डिग्री देशांतर है। क्या है, 0 डिग्री देशांतर, देशांतर। इसी को ग्रीनविच मीन जो रेखा भी बोलते हैं। आप जानते हैं कि ये जो देशांतर रेखाएं होती हैं वो पोल से पोल चलती हैं। कैसी चलती हैं, पोल से पोल, ऐसे। और भारत की जो कुछ लोकेशन है वो इस कर्क रेखा पर है, ये ऐसे करके, ये। तो आप यहां पर ध्यान ये देना है आपको कि ये याद देखिए, ये आपकी विषुवत रेखा है। विषुवत रेखा पर दो देशांतरों के बीच का जो गैप है वो सबसे ज्यादा है, ठीक है। और विषुवत रेखा से जब कर्क रेखा की ओर या ध्रुवों की ओर हम बढ़ेंगे तो ये गैप जो है वो कम होता जाता है। यही कारण है देखिए, दो अक्षांशों के बीच की दूरी, एक बात और, एक फिगर के माध्यम से देखिए, ये अगर विषुवत रेखा है, 0 डिग्री विषुवत रेखा है, तो ये अक्षांश, दो अक्षांशों के बीच की दूरी चाहे आप ध्रुवों पर नाप लो और चाहे आप जहां भी नापो, यहां पर सबके बीच का गैप ये 111 किलोमीटर ही मिलेगा। कितना मिलेगा, 111। मान लो आप यहां नापना चाहते हो तो 111 किलोमीटर, यानी दो अक्षांशों के बीच का जो गैप हो कहीं पर भी 111 ही मिलेगा। लेकिन दो देशांतरों के बीच का जो गैप है वो विषुवत रेखा पर तो मैक्सिमम मिलेगा, लेकिन ये ध्रुवों की ओर जाने पर धीरे धीरे कम होता जाएगा। तो ध्रुवों की, अब भारत की स्थिति कैसी है, तो भारत की स्थिति है कर्क रेखा पर, क्योंकि कर्क रेखा भारत के बीचों बीच से गुजरी है। कर्क रेखा की स्थिति कुछ ऐसे है, ये कुछ ऐसे गुजरी है, ये कर्क रेखा है। तो भारत की स्थिति कर्क रेखा पर स्थित देश है, तो ये विषुवत रेखा से ऊपर की ओर जा रहा है, इसलिए देशांतरों के बीच का गैप कम हो रहा है। अर्थात देशांतरों के बीच का गैप ध्रुवों की ओर जाने पर कम हो रहा है। तो यही कारण है ये दूरी 2933 किलोमीटर रह गई। नहीं तो आकार और ये मान बता रहे हैं कि दोनों जगह 3214 होना चाहिए था, बल्कि ऐसा है नहीं। क्यों नहीं है, तो मैंने बताया कि जो अक्षांशों के बीच का गैप आप कहीं पर भी मेजर करेंगे तो वो 111 किलोमीटर ही होगा, लेकिन देशांतरों के बीच का गैप जो है वो विषुवत रेखा पर तो मैक्सिमम होगा, और विषुवत रेखा से कर्क रेखा की ओर जाते हुए या ध्रुवों की ओर जाते समय ये गैप कम होता जाता है। यही कारण है इसकी चौड़ाई थोड़ी सिमटी हुई दिखाई पड़ती है हमको। आई थिंक आपको ये बात क्लियर हो गई होगी। थोड़ी सी जगह खाली करते हैं।
ये देखिए, जो ये गुहार मोती है ये नारायण सरोवर के पास स्थित है। कहां पर? गुजरात के कच्छ जिले में नारायण सरोवर के पास स्थित है। और आप, एक नाम आया नारायण सरोवर, तो मैं एक एडिशनल इंफॉर्मेशन दिए दे रहा हूं आपको, एक अतिरिक्त सूचना दे रहा हूं कि अकॉर्डिंग टू हिंदू थियोलॉजी, यानी हिंदू धर्मशास्त्रों के अनुसार 5 सरोवर माने गए हैं और वो सबसे पवित्र स्थान माने जाते हैं। एक है बिंदु सरोवर, ये गुजरात में स्थित है। एक है ये नारायण सरोवर, ये भी गुजरात में स्थित है। एक है मान सरोवर, वो तिब्बत में स्थित है। एक है पंपा सरोवर, कर्नाटक में स्थित है। और एक है पुष्कर सरोवर या पुष्कर झील, जो राजस्थान में स्थित है। तो ये एक आपको अतिरिक्त जानकारी में दे रहा हूं, ठीक है। तो याद रखिएगा, जो इंदिरा काल में, आई एम कमिंग बैक टू माई पॉइंट, इंदिरा काल, ये नाम किसने दिया है? तो ये दिया है बल्क वर्कमैन। बल्क वर्कमैन, कई, या इनको कई किताबों में बुलाक वर्कमैन भी मिलेगा। बुलाक वर्कमैन। देखो, उच्चारण को लेकर के थोड़ा सा आप अपनी समझ विकसित कीजिए, यहां उच्चारण का बहुत बड़ा इश्यू नहीं है। ये कौन है? तो ये एक जर्मन व्यक्ति है। क्या है? जर्मन व्यक्ति हैं। तो का नाम इंदिरा काल का नाम बल्क वर्कमैन या बुलाक वर्कमैन, जो एक जर्मन थे, इन्होंने 1912 में देवी लक्ष्मी के नाम पर किया था। देवी लक्ष्मी, गॉडेस लक्ष्मी के नाम पर किया था, ठीक है। इस इंदिरा काल का संबंध पूर्व दिवंगत प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी से कोई नहीं है, कोई लेना देना नहीं, क्योंकि इंदिरा गांधी का जन्म तो 1917 में हुआ, जबकि इस बिंदु का जो नाम है, नामकरण है, वो कब हुआ है? तो इस बिंदु का नामकरण हो चुका है 1912 में। किसने किया है? तो बल्क वर्कमैन या बुलाक वर्कमैन ने किया था। ये एक जर्मन थे, 1912 में किया था, और देवी लक्ष्मी, गॉडेस लक्ष्मी के नाम पर किया था। इसका इंदिरा गांधी से कोई लेना देना नहीं है, ठीक है। आप जरा समझ को विकसित कीजिएगा, ठीक है। मैंने आपको अभी एक बात बताई कि सरोवर जो अभी यहाँ पर, ये जो है नारायण सरोवर के पास स्थित है। कहां पर स्थित है? तो एक बिंदु सरोवर है, बिंदु सरोवर। ये अतिरिक्त इंफॉर्मेशन मैं आपको दे रहा हूं, ये भी गुजरात का है, गुजरात। इसके बाद में एक आपका यही है नारायण सरोवर, नारायण सरोवर, ये भी गुजरात का है। इसके बाद में है आपका मानसरोवर, मानसरोवर, ये कहां का है? तो ये आपका तिब्बत में है। इसके बाद में, मानसरोवर के बाद में आप आ जाओ पंपा सरोवर, ये कर्नाटक में है। इसके बाद में, पंपा के बाद में आ जाओ पुष्कर सरोवर, इसी को पुष्कर झील बोला जाता है, सरोवर, ये राजस्थान में है। ये हिंदू धर्मशास्त्रों के अनुसार सबसे पवित्रतम स्थान माने जाते हैं। ये एक अतिरिक्त सूचना मैं आपको दे रहा हूं, ठीक है। जो ये हमारा गुहार मोती सबसे पश्चिमी बिंदु है, सबसे पश्चिमी बिंदु, ये वाला बिंदु, ये बिंदु जो है, ये गुहार मोती, ये बिंदु नारायण सरोवर के पास स्थित है। इस बात को आपको ध्यान रखिएगा। या इसी को कई जगह आपको सरक्रीक लिखा मिलेगा। क्या मिलेगा? सबसे पश्चिमी बिंदु सरक्रीक भी लिखा मिल सकता है आपको, क्योंकि ये सब बिल्कुल क्लोज प्रॉक्सिमिटी है, अर्थात ये बिल्कुल पास पास की जगह है। इसलिए आपको गुहार मोती, गौर मोता या सरक्रीक या नारायण सरोवर कुछ भी लिखा हुआ मिल सकता है। इस बात का ध्यान रखिएगा। थोड़ी सी जगह खाली करते हैं, स्क्रीनशॉट लेना है तो ले सकते हैं आप। यहां पर आपको एक बात और ध्यान रखना है कि ये जो इंदिरा काल बिंदु है, इंदिरा काल, इंदिरा काल, ये इंदिरा काल बिंदु जो है, ये वास्तव में है कहां स्थित? तो ये सियाचिन मुश्ताग में स्थित है। सियाचिन मुजताग में स्थित है। मुजताग, मुजताग में स्थित है। और ये इंदिरा काल जो है, ये 2 पॉइंट है, एक है इंदिरा काल ईस्ट और एक है इंदिरा काल वेस्ट। ये 2 बिंदु हैं भाई, याद रखिएगा। इंदिरा काल अकेला बिंदु नहीं है, एक है इंदिरा काल
ईस्ट, इसे नाम दिया था बल्क वर्कमैन ने। किसने दिया था? बल्क वर्कमैन ने, वर्कमैन ने 1912 में। और दूसरा बिंदु है इंदिरा कॉल वेस्ट। देखिए यहां पर सबसे पहले जो पहुंचे थे वो कर्नल नरेंद्र बुल कुमार, बुल कुमार, कर्नल नरेंद्र बुल कुमार पहुंचे थे। ये 1981 में पहुंचे थे। और बाद में 1998 में हरीश कपाड़िया पहुंचे थे, हरीश कपाड़िया। तो आपको यह भी ध्यान रखना है कि इंदिरा काल नाम के दो बिंदु हैं, ये सिया कांगड़ी के पास स्थित हैं। कहां पर? इस बात को ध्यान रखिएगा, ये जो इंदिरा काल पॉइंट जो है ये सिया कांगड़ी के पास स्थित है। यहां पर एक है सियाला, सियाला के बाद बिला फांडला, बिला फांडला के बाद में है ग्योंगला। देखिए यहां से जगह कम है इसलिए दिखा पाना मुश्किल, एक बिंदु ये रख लीजिए, इसको आप बोलिए सियाला। क्या बोलेंगे? सियाला। यहां पर मैं दिखा दे रहा हूं, सियाला, सियाला। ठीक है। दूसरा यहां पर एक बिंदु है जिसे हम बोलते हैं बिला फांडला। क्या बोलते हैं? बिला फांडला, फांडला। और यहां पर एक बिंदु है बिल्कुल, इसको बोलते हैं ग्योंगला, ग्योंगला। तो ये देखिए ये बीच में ये तीन बिंदु हैं, अर्थात हम ये कह सकते हैं जो इंदिरा कॉल पॉइंट है ये सिया कांगड़ी के पास स्थित है। ठीक है, इस बात को आप ध्यान रखिएगा, सिया कांगड़ी के पास। और इनके बीच में ये सियाला, बिला फांडला, ग्योंगला, ये सब चीजें जो है दिखाई पड़ती हैं। ये सब एक तरीके से पर्वतीय दर्रे हैं और कुछ नहीं। ठीक है, तो स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं। मैंने मतलब बोला कि ये इंदिरा काल जो है वो सियाचिन मुजताग में स्थित है, में स्थित इंदिरा काल दो पॉइंट है, अकेला पॉइंट नहीं है। इंदिरा काल ईस्ट, इसे बल्क वर्कमैन ने देवी लक्ष्मी के नाम पर इसका नामकरण किया था 1912 में। इंदिरा काल वेस्ट जो है कर्नल नरेंद्र बुल कुमार, इन्होंने जो है, इन्होंने, ये चीज अलग है, इन्होंने जो है 1981 में यहाँ पर इंदिरा काल वेस्ट पे पहुंचे थे और 1998 में हरीश कपाड़िया पहुंचे थे। इस बात को भी ध्यान रखना है आपको। ठीक है, अच्छा इसके अलावा तो ये बात हो गई सियाचिन में स्थित हमारा। और वास्तव में ये जो हमारा इंदिरा काल है, अगर वास्तव में इसको देखोगे तो ये साल्टोरो रेंज पर स्थित है। क्या चीज? साल्टोरो रेंज पर स्थित एक जगह है। ठीक है, साल्टोरो पर्वत श्रृंखला पर स्थित है और कुछ नहीं। ठीक है, तो थोड़ी जगह खाली करते हैं, आप स्क्रीनशॉट लेते रहिएगा भाई, क्योंकि भारत के अंदर एक एक चीज को बहुत ही डिटेल से दिखाना। अब थोड़ा सा मैं यहां पर जगह खाली कर रहा हूं, आप लोगों ने उम्मीद है कि जो है स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, तो थोड़ा सा मैं जगह खाली कर रहा हूं। ठीक है, यहां पर मैं इंदिरा पॉइंट के अन्य नाम मैंने बताया, इसे पिग्मेलियन पॉइंट, पार्सन पॉइंट और लाही चिंग के नाम से भी जाना जाता है। LAHICHING, लाही चिंग के नाम से भी जाना जाता है। तो इसके ये कुछ अन्य नाम है। आप देखिए इन पर चर्चा होने के बाद मैं जगह खाली कर रहा हूं थोड़ा सा, हर चीज एक साथ एक मैप पे दिखाना संभव नहीं लग रहा है। ये जो मैंने ग्रीन से पोर्शन किया ये साक्सगम वैली है। क्या है? साक्सगम वैली है ये, साक्सगम घाटी, साक्सगम वैली है, घाटी है। ठीक है, अब मैं ये थोड़ी सी जगह खाली कर रहा हूं भाई, आप लोग थोड़ा सा समझने का प्रयास करिएगा, क्योंकि मुझे अन्य चीजें भी दर्शानी है। ठीक है, तो ये साक्सगम वैली, ये जो दिख रहा है इसे बोलते हैं चिकन नेक। ये जो एक थोड़ा सा प्रोट्रूडेड पोर्शन, जो उभरा हुआ पोर्शन दिख रहा है, ये है चिकन नेक।
चिकन नेक, ठीक है। ये जो है ये पीओके है, पीओके। पीओके का मतलब क्या है, तो मैं यहीं पे दे रहा हूं पीओके। पीओके, पीओके पाक ऑक्युपाइड कश्मीर है, पाक ऑक्युपाइड कश्मीर। तो इसका फुल फॉर्म हो गया, लेकिन है वास्तव में क्या है। अब ये जो साक्सगम वैली है, ये वाला, ये क्या है, एरिया सीडेड टू, अब यहां पर जगह कम है, मैं यहां लिखे दे रहा हूं साक्सगम वैली। साक्सगम घाटी है या वैली है, वैली, ठीक है। इसके लिए मैं लिखे दे रहा हूं एरिया सीडेड टू चाइना बाय पाकिस्तान, बाय पाकिस्तान। कहने का तात्पर्य मेरा यह है कि इस जो मैंने हरे पोर्शन से दर्शाया है, साक्सगम घाटी है, साक्सगम वैली है, इस साक्सगम वैली को पाकिस्तान ने चाइना को सौंप दिया था 1963 में। एरिया सीडेड टू चाइना बाय पाकिस्तान 1963, ठीक है। ये, अब ये है अक्साई चिन्ह, ये क्या है, अक्साई चिन्ह, अक्साई चिन्ह, ठीक है। अब एरिया ऑक्युपाइड बाय, ये क्या है, एरिया ऑक्युपाइड बाय चाइना। ये ऐसा क्षेत्र है जिस पर चाइना ने अधिकार कर लिया था 1962 में, ठीक है। और ये जो मैंने नीले से दिखाया है, ये है आपका सियाचिन ग्लेशियर। क्या है, ये है सियाचिन, सियाचिन ग्लेशियर। क्या है, ग्लेशियर, सियाचिन ग्लेशियर है। और जो ये पोर्शन मैंने दिखाया है, ये जो लाल से दिखाया है, ये है NJ9842, ये पॉइंट है NJ9842। क्या है, NJ9842। आपको ध्यान रखना है कि जो ये पोर्शन हमारा है, ठीक है। तो यहां पर ये जो बिंदु है, इसको बोला जाता है संगम। क्या बोलते हैं, संगम, संगम। और यहां से ये देखिए, ये जम्मू है, ठीक है, ये जम्मू है। इस संगम के ऊपर आपका पुंछ पड़ता है। कौन सा पड़ता है, ये पुंछ। पुंछ के ऊपर ये आपका पड़ेगा उरी। क्या पड़ेगा, उरी पड़ेगा, उरी। और यहीं पर ये सामने पड़ता है हमारा क्या, श्रीनगर, श्रीनगर। और ये यहां पर पड़ता है कारगिल, ये है, ये वाला बिंदु है, ये कारगिल है। क्या है, कारगिल। चीजों को समझते हुए चलिएगा, ठीक है। देखिए, इस वाले हिस्से को मैं जितना शेडेड कर रहा हूं, उस हिस्से को ध्यान दीजिएगा। ये वाले हिस्से को पाकिस्तान, ये वाले हिस्से को, इसे पाकिस्तान आजाद कश्मीर कहता है। ये क्या है, आजाद कश्मीर। ये पाकिस्तान आजाद कश्मीर कहता है। यहाँ का प्रधानमंत्री अलग है, यहाँ का एक राष्ट्रपति है, लेकिन ये दोनों ही अधीनस्थ शासक हैं पाकिस्तान के, ठीक है। और ये ऊपर वाला पाक ऑक्युपाइड कश्मीर है। ये यहाँ पर सियाचिन ग्लेशियर है। ये सियाचिन ग्लेशियर में जब भारतीय फौजें जाती हैं, तो इनको नुब्रा घाटी से होकर के जाना पड़ता है। कहां से जाना पड़ता है, विशेष ध्यान दीजिएगा, नुब्रा घाटी से होकर जाना पड़ता है, ठीक है। अब आपको ध्यान देना यह है कि यहां पर ये हमारा जम्मू है, जम्मू। और यहां पर जो हमारा ये मान लो, ये पंजाब वाला इलाका है, पीबी, पंजाब। तो पंजाब में एक जगह पड़ती है माधोपुर। क्या पड़ती है, माधोपुर। तो मैं यहां जगह तो नहीं, लेकिन मैं यहां दिखा देता हूं। माधोपुर से, माधोपुर, माधोपुर से संगम तक ये इंटरनेशनल बॉर्डर है। क्या है, 198 किलोमीटर का है। और इसे कहा जाता है इंटरनेशनल बॉर्डर। क्या कहा जाता है, इंटरनेशनल बॉर्डर, ठीक है। फिर ये संगम से, संगम से
पॉइंट NJ9842, ये NJ9842 पॉइंट है, पॉइंट NJ9842 तक इसे कहा जाता है LOC। क्या कहा जाता है? लाइन ऑफ कंट्रोल। और ये जो है 778 किलोमीटर की है। कितना है? 778 किलोमीटर। और जो इंदिरा काल है, यानी यहां से लेकर के ये इंदिरा काल तो आगे याद रखिएगा, पॉइंट NJ9842 से इंदिरा काल तक इंदिरा काल तक जो है, ये इसे कहा जाता है AGPL। क्या कहा जाता है? AGPL, एक्चुअल ग्राउंड पोजीशन लाइन। क्या है? और ये 150 किलोमीटर का बॉर्डर है। क्या है? 150 किलोमीटर का बॉर्डर है। तो इस बात को आपको ध्यान रखना है कि यहां पर माधोपुर से लेकर के संगम तक 198 किलोमीटर का इंटरनेशनल बॉर्डर है। इसके बाद में संगम से लेकर के NJ9842 तक LOC बोली जाती है। और इसके बाद में NJ9842 से लेकर के इंदिरा काल तक इसे AGPL कहा जाता है। ठीक है, इसे AGPL कहा जाता है। इस बात का आपको विशेष ध्यान रखना है। तो आई थिंक आपको ये बॉर्डर्स क्लियर हुए होंगे। देखिए, मैं आपको बहुत बेहतरीन कंटेंट प्रोवाइड कर रहा हूं, अगर आप समझ पाए तो। चीजों को ध्यान दीजिएगा। ये हिस्सा ये जो लाइन मैंने डाली है, ये जो लाइन डाली, यही LOC है। ये यहां तक, ये क्या है? LOC है। अब थोड़ा सा मैं जगह खाली कर लेता हूं, थोड़ी सी जगह खाली करता हूं ताकि आपको समझा सकूं मैं। ये वाली जो लाइन है, ये LOC कहलाती है। क्या कहलाती है? LOC। और ये वाली जो लाइन है, ये वाली लाइन, ये कहलाती है AGPL। क्या कहलाती है? AGPL कहलाती है। ठीक है। और जो ये यहां पर बॉर्डर बनता है, संगम तक जो बॉर्डर बनता है, ये वाला बॉर्डर जो है, ये कहलाता है आपका इंटरनेशनल बॉर्डर। इस बात को ध्यान रखिएगा। ठीक है। तो आई थिंक आपको कुछ चीजें क्लियर हुई होंगी। स्क्रीनशॉट आप लेते रहिएगा बीच में। तो माधोपुर से संगम तक 198 किलोमीटर इंटरनेशनल बॉर्डर है। फिर संगम से लेकर के पॉइंट NJ9842 तक हमारा 778 किलोमीटर का LOC है, लाइन ऑफ कंट्रोल बोलते हैं हम। ठीक है। और उसके बाद में पॉइंट NJ9842 से लेकर के इंदिरा काल तक AGPL है, यानी एक्चुअल ग्राउंड पोजीशन लाइन बोलते हैं। एक बात और याद रखिएगा कि चाइना ने यहां से, ये जो साक्सगम वैली है, यहां से ये ट्रांस काराकोरम ट्रैक्ट यहां से मतलब गुजारा हुआ है। अर्थात यहां से चीन को जब इसने हैंडओवर कर दिया है पाकिस्तान ने 1963 में, तो यहां से ट्रांस काराकोरम ट्रैक्ट गुजारा गया है। यानी यहां से यहां पे ये जो है, ये वाले इलाके से ट्रांस काराकोरम ट्रैक्ट, ट्रांस काराकोरम ट्रैक्ट, यानी एक ये चीन के द्वारा गुजारा गया है। कहां से? तो इसी साक्सगम वैली से होकर के गुजारा गया है। ध्यान रखिएगा। आप थोड़ा, आप ये मत देखिएगा कि चीजें बहुत कॉम्प्लिकेटेड होती जा रही हैं। कॉम्प्लिकेटेड कुछ नहीं है। ठीक है, केवल आपको समझने का वो है। थोड़ा सा मैं जगह खाली करता जा रहा हूं बीच बीच में, क्योंकि आपको समझाना भी है। तो ध्यान ये रखना है कि पंजाब का जो माधोपुर है, वहां से लेकर के संगम तक हम इंटरनेशनल बॉर्डर बोलते हैं, और 198 किलोमीटर का है। फिर संगम से लेकर के NJ9842 तक हम इसे LOC बोलते हैं, लाइन ऑफ कंट्रोल 778 किलोमीटर का है। और NJ9842 से लेकर के इंदिरा काल तक हम इसे AGPL बोलते हैं, और ये 150 किलोमीटर का है। इस बात को ध्यान रखिएगा। अच्छा, आपको ये भी ध्यान रखना पड़ेगा कि क्या आप जानते हैं कि भारत और पाकिस्तान के बीच कितने बॉर्डर्स हैं? केवल रेड क्लिफ लाइन ही नहीं है महोदय, आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा कि भारत और पाकिस्तान के बीच 6 बॉर्डर हैं। कितने हैं? तो इस पर चर्चा कर लेते हैं थोड़ा सा।
भारत पाकिस्तान के बीच 6 बॉर्डर्स हैं, अर्थात 6 बॉर्डर हैं। कौन कौन से हैं? देखिए, सबसे पहला तो है सर क्रीक, सर क्रीक। दूसरा जो है वो कौन सा है? तो वो है 24 डिग्री समानांतर रेखा, समानांतर रेखा, यानी 24 डिग्री पैरेलल लाइन, 24 डिग्री पैरेलल लाइन। तीसरा है हमारे पास इंटरनेशनल बॉर्डर। क्या है? इंटरनेशनल बॉर्डर। चौथा है रेड क्लिफ लाइन। क्या है? रेड क्लिफ लाइन, रेड क्लिफ रेखा बोलते हैं जिसे। पांचवा हमारे पास है एलओसी, और छठा हमारे पास है एजीपीएल। क्या है? एक्चुअल ग्राउंड पोजीशन लाइन, लाइन ऑफ कंट्रोल। देखिए, भारत और पाकिस्तान के बीच ये 6 बॉर्डर शेयर होते हैं। ठीक है, एक नहीं। केवल आप इस भरोसे में मत रहिएगा कि भारत और पाकिस्तान के बीच केवल रेड क्लिफ लाइन है। नो, भारत और पाकिस्तान के बीच 6 बॉर्डर हैं। तो सर क्रीक, 24 डिग्री समानांतर रेखा, इंटरनेशनल बॉर्डर, रेड क्लिफ लाइन, एलओसी और एजीपीएल। ठीक है, इस बात को ध्यान रखिएगा। अच्छा, इसके बाद में देखिए, मैंने पहले भी बताया, यहाँ साक्सगम वैली से, साक्सगम वैली अब हमारे पास नहीं है, ये पाकिस्तान का ही। ये एक्चुअल में साक्सगम वैली क्या है? ये पीओके का ही अभिन्न अंग है। और पीओके को हम अपना मानते हैं, भारत अपना मानता है तो हमारा ही अंग। लेकिन पीओके के अंतर्गत होने के बावजूद भी पाकिस्तान ने साक्सगम वैली को 1963 में किसे? चाइना को हैंड ओवर कर दिया था। इसीलिए मैंने लिखा था वहां पर सीडेड टू चाइना बाई पाकिस्तान, एरिया सीडेड टू चाइना बाई पाकिस्तान। अब एक बात याद रखिएगा, जो ये कश्मीर है, जम्मू कश्मीर है, जम्मू कश्मीर, जम्मू कश्मीर, ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा। इसका जो टोटल एरिया है, टोटल एरिया, कुल क्षेत्रफल जो है वो है 222,236, यानी हम ये कह सकते हैं 2,22,236 किलोमीटर का है। ठीक है, इसमें जो ये पीओके है, जो ये पीओके है, ध्यान दीजिएगा, ये है 78,114 किलोमीटर का। ठीक है, इसके बाद में जो ये पाकिस्तान, जो चीन को सौंपा क्षेत्र, चीन को सौंपा गया क्षेत्र, सौंपा गया क्षेत्र, ये कितना है? तो ये है 5130 किलोमीटर का। ठीक है, इसके अलावा चीन द्वारा अधिकृत, चीन द्वारा अधिकृत, जिसको हम अक्साई चीन बोलते हैं, अधिकृत क्षेत्र, अधिकृत क्षेत्र, ये है 42,685 किलोमीटर का। ठीक है, तो अगर हम इन चीजों को देख लें, भाई ये हमारे पास 78,114 है, 5130 है, और 42 जो है हमारे पास 685 है, 42,685। चार बारियां, 1,4,8,4,12 को 2 हासिल लगा, एक, एक, दो, तीन, तीन, छह, 9, 13, 15, 5। ये कुछ इस तरीके से चीन द्वारा अधिकृत क्षेत्र है। इसके अलावा भारत के पास जो, एक सेकंड के लिए मैं एक, बयालीस 685 है, 78,114। तो ये
भारत के पास जो है वो क्षेत्र कितना है, भारत के पास है, आप देखिए 200, ये 2 लाख जो 22,236 में आप इसको जोड़कर आप घटा देंगे तो 101,437 किलोमीटर का क्षेत्र वो भारत के पास बचेगा। कुछ इस तरीके से भी एक फिगर हमें दिखाई पड़ते हैं। ठीक है, तो जम्मू कश्मीर का जो टोटल एरिया है 222,236 किलोमीटर का है, उसमें 78,114 पीओके है। चीन को सौंपा गया इतना है। ठीक है, चीन को सौंपा गया क्षेत्र इतना है, और चीन द्वारा अधिकृत क्षेत्र जो अक्साई चीन वाला इतना है। अगर इसको हम देख लें, दोनों को सबको जोड़ दें तो ये 78,114, 42,685 और उसके बाद में 5130, 5 4 9 8 9 9 9 3 12 के 2 5 लगाए 1 7 8 8 9 और 10 5 15 के 5 लगा 1 12। ये कुछ इतना एरिया जो है वो दूसरे के पास चला जाएगा, बाकी जो हमारे भारत के पास इतना एरिया शेष बचता है। तो मैं इसके माध्यम से आपको ये डेटा देना चाह रहा था कि जो पूरा पाकिस्तान हमारे पास कश्मीर का एरिया है वो कितना है। तो मैंने आपके सामने पिक्चर रख दी है। आई थिंक अब यहां पर देखिए, उत्तरी बिंदु के लिए विषय में हमने चर्चा कर दी। यहाँ पर दक्षिणी बिंदु आप जानते हैं, ये जो दक्षिणी बिंदु है जिसे हम इंदिरा पॉइंट बोलते हैं, ये कैंपबेल की खाड़ी में स्थित है। कहां पर? कैंपबेल की खाड़ी में स्थित है। और ये जो है, यहां पर विशेष ध्यान रखिएगा, यहां पर लेदरबैक कछुए, ग्रीन लेदरबैक टर्टल, ग्रीन टर्टल एंड हॉक्सबिल टर्टल, जो सी टर्टल है हॉक्सबिल, ये यहाँ पर विशेष रूप से पाए जाते हैं। आप यहाँ विशेष ध्यान दीजिएगा, हॉक्सबिल जो सी टर्टल है, यानी हॉक्सबिल कछुआ जो समुद्री कछुआ है, उसकी जो चोंच है वो बाज की चोंच की तरीके से दिखाई पड़ती है। तो और ये घोंसला बनाने वाला कछुआ है। तो यहाँ पर ये विशेष रूप से पाए जाने वाले हैं लेदरबैक कछुआ, ग्रीन कछुआ और हॉक्सबिल कछुआ पाए जाते हैं। कहां पर? तो मैंने बताया कि ये इंदिरा पॉइंट, और ये इंदिरा पॉइंट है कहां? तो ये कैंपबेल की खाड़ी में है। कहां पर है? ये कैंपबेल की खाड़ी में है। और ये इंदिरा पॉइंट जो है इंडोनेशिया के सुमात्रा से 150 किलोमीटर दूर रह जाता है। कितना? और इंडोनेशिया का जो सबसे उत्तरी प्रांत है बांडा आचे, बांडा आचे में एक द्वीप है रोंडो द्वीप, रोंडो द्वीप से हमारा इंदिरा पॉइंट 163 किलोमीटर की दूरी पर है। ये सब आपको ध्यान रखना पड़ेगा। इंडोनेशिया जो ये नीचे है दूसरा देश है, इसका सबसे उत्तरी प्रांत है बांडा आचे, यहाँ पर एक द्वीप है रोंडो द्वीप, रोंडो द्वीप से हमारा इंदिरा पॉइंट जो है ये कितना है? 163 किलोमीटर है। जबकि इंडोनेशिया के सुमात्रा से हमारा इंदिरा पॉइंट जो है 150 किलोमीटर दूर स्थित है। इस बात को ध्यान रखिएगा। इंदिरा पॉइंट और इंडोनेशिया के बीच में ग्रेट ग्रांड चैनल जो है वो बहता है। कौन सा? ग्रेट ग्रांड चैनल बहता है। इसी इंदिरा पॉइंट जो हमारा ये ग्रेट निकोबार है, इस ग्रेट निकोबार में माउंट थुलियर एक अंडमान निकोबार की दूसरी सबसे ऊंची चोटी माउंट थुलियर यहाँ पर पाई जाती है। ठीक है, मैं इस पर विस्तार से आगे वाले क्लास में चर्चा भी करूंगा। ठीक है, इसके अलावा मैंने आपको बता दिया, यहां पर पहले 16 से 20 परिवार रहा करते थे। कहां? इंदिरा पॉइंट। और यहां 4 वैज्ञानिक जो रिसर्च कर रहे थे। 2004 में जब सुनामी आई है तो ये सब डूब गए हैं और कहते हैं कि सुनामी की भेंट चढ़ गए। यहां पर एक लाइट हाउस हुआ करता था जो अब मतलब काफी नीचे धंस गया है। अगर आपको कभी भी इस इंदिरा पॉइंट में को विजिट करना है, अगर आप इंदिरा पॉइंट जाना चाहते हैं, तो आपको दक्षिणी अंडमान में पोर्ट ब्लेयर, जो अंडमान निकोबार की राजधानी है पोर्ट ब्लेयर, जिसका भी हमारे मोदी जी ने नाम बदल दिया है, श्री विजयपुरम कर दिया है। तो आप सबसे पहले पोर्ट ब्लेयर अर्थात दक्षिणी अंडमान जाइए, श्री विजयपुरम आधुनिक नाम है इसका। वहां से आप पवन हंस हेलीकॉप्टर के माध्यम से यहां पहुंच सकते हैं। किसके माध्यम से? पोर्ट ब्लेयर से पवन हंस हेलीकॉप्टर के माध्यम से इंदिरा पॉइंट जाया जा सकता है। ठीक, तो ये कुछ इंफॉर्मेशन थी। अभी हर चीज को लिखकर नहीं बताया जा सकता क्योंकि वीडियो अत्यधिक लंबा होता जा रहा है। ठीक है, तो अभी भौगोलिक परिचय की चर्चा जारी रहेगी। अभी मैंने इसमें आपको ये चीजें बताई
कि हमारा उत्तर से दक्षिण अक्षांशी विस्तार, देशांतरी विस्तार, ये सब क्या है, आकृति कैसी है, इन सब तमाम चीजों पर हमने चर्चा की। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो, इंफॉर्मेशन आपके लिए बहुत ही फायदेमंद हो, तो प्लीज आप इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, क्योंकि आपके द्वारा किया गया एक सब्सक्राइब हमारी मेहनत का फल होगा और हमें एक मोटिवेशन मिलेगा, हम आपके लिए और बेहतरीन कंटेंट ला सकें। तो आशा करता हूं कि आप लोग इसे लाइक करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे और मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।